तो कंटीजेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोलेंगे जय श्री राम, जय माता, जय माता दी। राइट, देखिए लास्ट टॉपिक है कंटीजेंट का। कंटीजेंट में था क्या वो याद करते हैं। एक बंदे ने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, कंपनी उसको इंश्योरेंस देगी, जो पर्सन है वो प्रीमियम देगा। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का, बिल्डिंग का या हेल्थ का या गाड़ी का या लाइफ का, बेसिकली इंश्योरेंस का। किसका? अब एक बात बताओ, कल ना एक एक बच्चे ने पूछा, आई थिंक आर्यन ने पूछा कि डजंट हैपन कैसे होगा। आपने कहा था ना कि पेमेंट ऑफ सम ऑफ मनी या डू और नॉट टू डू ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। हैपनिंग में तो हमने एक रैंडम एग्जांपल ले लिया, क्या कि बाइक एक्सीडेंट हो गया, बिल्डिंग डैमेज हो गई, तो इसको ना हमने अलग अलग पार्ट में दे रखा है। देखो आप देखोगे ना, ये आप सारी चीजें समझोगे आपको समझ आ जाएगा। हमारे पास गिन के हैं 6 पॉइंट। 6 पॉइंट में हमने सारी सिचुएशन बनाई है कि क्या क्या कंटीजेंसी में हो सकता है। बड़े ध्यान समझना है, लिखने का काम बाद में करेंगे, पहले पॉइंट पढ़ेंगे, इसके ऊपर एक एग्जांपल लेंगे, फिर उसको समझेंगे। ठीक है, क्या है एनफोर्समेंट ऑफ कोर्ट। एनफोर्समेंट मतलब, यहां पर एनफोर्समेंट का मतलब एप्लीकेबल कब होगा, मतलब इंश्योरेंस कंपनी कब पैसे देगी, कब उसकी लायबिलिटी बन जाएगी। एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट। सबसे आसान बेसिक, करेक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट जो कंटीजेंट है हैपनिंग ऑफ सम इवेंट पे। हैपनिंग ऑफ, आपका बिल्डिंग का इंश्योरेंस है, कब एनफोर्स होगा, तब बिल्डिंग में कुछ हो गया तो, आग लग गई, डैमेज हो गया, तभी होगा। अगर आग ना लगी तो, पूरी जिंदगी बिल्डिंग आपकी सुरक्षित रही तो कुछ मिलेगा, और आपने बिल्डिंग बेच दी, खत्म। समझ रहे बात को, जब बिल्डिंग मेरी रही नहीं तो इंश्योरेंस भी मेरा नहीं रहा। तो समझिए क्या कहते हैं, बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं। हमने ना 3 पॉइंट में इसको बांटा है। राइट, देखिए पहला, इट कांट बी एनफोर्स अंटिल अनलेस दैट इवन, जब तक बिल्डिंग डिस्ट्रॉय नहीं होगी क्या आप एनफोर्स कर सकते हो। बाइक ली है, बाइक का इंश्योरेंस कराया है, बाइक का कभी एक्सीडेंट होगा ही नहीं तो क्या एनफोर्स किया जाएगा। सेकंड, कैन बी एनफोर्स ओनली व्हेन दैट इवन, जब वो बाइक का एक्सीडेंट या बिल्डिंग का डैमेज होगा तभी ये हैपन होगा, तो इवेंट होगा, सॉरी इंश्योरेंस मिलेगा। एंड इफ हैपनिंग बिकम, देन कॉन्ट्रैक्ट बिकम। अब इम्पॉसिबल कैसे हो सकती है, सेम बिल्डिंग बेच दी, क्या करी मैंने, बिल्डिंग बेच दी, तो बिल्डिंग मेरी रही नहीं। अब जो बिल्डिंग ही नहीं है मेरे पास, क्या उसका कभी डैमेज हो सकता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कभी भी एनफोर्स नहीं होगा, हमेशा के लिए क्या हो जाएगा। इनफैक्ट मेरा मान लो टाइम पीरियड इंश्योरेंस का बचा भी होगा तो भी खत्म हो जाएगा। अब नया बंदा अपना इंश्योरेंस अलग से करेगा, मेरा तो कंटिन्यू वैसे भी नहीं होगा। आपका मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, पूछो क्यों, सब्जेक्ट मैटर ही नहीं बचा। अब यही तो हम पढ़ते हैं, इंश्योरेंस देखो बिल्डिंग के ऊपर है, बिल्डिंग हमारे कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर है। अगर बिल्डिंग ही नहीं है हमारे पास तो कभी उसके अंदर डैमेज होने के चांसेस होंगे ही नहीं। अब आप ये नहीं करेंगे सर बिल्डिंग तो डैमेज हो सकती है, आपकी तो नहीं है वो, आप तो इंश्योरेंस नहीं ले सकते, तो आपका सब्जेक्ट मैटर खत्म हो चुका है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा। बताता हूं कैसे, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। पहला देखो, पॉइंट सारे आप लिखेंगे उसके बाद एग्जाम्पल अलग से लिखेंगे। एग्जाम्पल किस चीज का, ये एनफोर्समेंट ऑन बेटे आवाज नहीं प्लीज, हैपनिंग ऑफ सम इवेंट। जो बातें मैंने ऊपर थियोरेटिकली बताई हैं उसको मैं एक एग्जांपल की फॉर्म में बनाता हूं। ठीक है, लेट्स से मिस्टर ए और एक कंपनी है एक्स वाई जेड इंश्योरेंस, इनके बीच में इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। लेट्स से इनकी एक कार है, कार का, किसका, ठीक है, ठीक है जी। अब कुछ बातें, अच्छा ये लैग कर रहा है, जैसे देख क्या रहे हो, बता सकते हो, ऐ देख रहे हैं सर हमारी तरफ देखिए तो हम कुछ बताएं, नहीं सर हमारी तरफ देखिए तो हम बताएं, ऐसा। चलिए, अब होगा क्या, बात समझिए। जहां पर एक दिन
कार जा रही है रोड के ऊपर, यहां हो गया एक्सीडेंट, दुर्घटना होगी, क्या होगी? क्या कह रहे हो बेटे? दिख नहीं रहा मतलब? दिख रहा है? कार का एक्सीडेंट हो गया, कार का क्या हो गया बेटे? आप ध्यान से ओरली समझो, सुनोगे तो भी आधी चीजें खुद ही दिख जाती हैं। खाली उस पर स्क्रीन पर नजर रखनी है, मेरे को सुनना भी होता है। जो मैं बोल रहा हूँ वही लिख रहा हूँ। ओरली भी आप समझ जाओगे, डायग्राम तो ऊपर आएगा ही आएगा। कार का एक्सीडेंट हो गया, अब समझिए। जैसे ही कार का एक्सीडेंट हो गया, अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? एनफोर्स। क्या हो जाएगा? एनफोर्स का मतलब, एनफोर्स का मतलब है जो भी डैमेज के एक्सपेंसेस होंगे, जो भी डैमेज के, दे शुड बी बोर्न बाय XYZ, इंश्योरेंस कंपनी। कौन करेगा? इंश्योरेंस। अब सेकंड पॉइंट, जब तक एक्सीडेंट नहीं होता, इट कांट बी समझे? बीच में एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट तक ये एनफोर्स नहीं होगा, एक्सीडेंट होते एनफोर्स हो जाएगा। मेरा पहला पॉइंट क्या था? इट कांट बी एनफोर्स अंटिल अनलेस दैट इवन हैपन। सेकंड पॉइंट क्या था? कैन बी एनफोर्स ओनली व्हेन देन दैट इवन हैपन। हो गया। थर्ड क्या था? लेट्स से लेटर ऑन, मान लीजिए एक डेट ले लेता हूं, आज क्या डेट है? चलो मान लो 15 जून 2024। मिस्टर ए सेल्स हिज कार, उसने कार क्या बेच दी? कार क्या कर दी? बेच दी। कार क्या करी बेटे? बेच दी। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बिकम, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या था? ए का और XYZ का था उस गाड़ी को लेकर, जिसका ओनर कौन था? ए। अब ए ओनर नहीं रहा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? खत्म। देखो, अब ये हमारा कंसर्न ही, नया बंदा इंश्योरेंस कराए ना कराए। मान लो 15 तारीख के बाद 20 तारीख को एक्सीडेंट हो गया, नए मालिक का, नए मालिक बी है, क्या बी इंश्योरेंस क्लेम कर सकता है? ये वाला मैंने एज्यूम ही नहीं किया ना ट्रांसफर होता है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट ए और हमने कहा बात किया कि ट्रांसफर हुआ है, इंश्योरेंस ए के नाम पे आज भी, और गाड़ी वो बेच चुका है, उसके बाद बी का एक्सीडेंट हो गया, क्या बी इंश्योरेंस क्लेम कर सकता है? या तो बी के नाम इंश्योरेंस हो, बी ने ट्रांसफर कराया हो या नया लिया हो, ओरिजिनल इंश्योरेंस किसके बीच में? ए और XYZ के बीच में। क्या ए ओनर है? क्लेम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, ए करता है, बी तो नहीं कर सकता। तो गाड़ी बिक चुकी है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया हमारा? वॉइड। क्या हो गया? इसका सिंपल सा लॉजिक है, पूछो क्या? सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहा। जिस गाड़ी का मैं ओनर था, जिसके लिए मैंने इंश्योरेंस लिया, वो गाड़ी मेरे पास रही नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। देखो वो लीगली आपका जो आपके ट्रांसपोर्ट एक्ट है वो बताएंगे इंश्योरेंस ट्रांसफरेबल है नहीं है, वो अलग बात है। अगर मान लो इनका कहना है इंश्योरेंस ट्रांसफर हो गया, तो ठीक है, फिर नया कॉन्ट्रैक्ट रहेगा बी और XYZ का। ए तो फिर भी बाहर चला गया, फिर बी देखेगा क्या ए को कुछ मिलेगा? ए तो लाइफ टाइम के लिए क्या चला गया? बाहर चला गया, गाड़ी बेच दी, काम खत्म। क्लियर है बात? यस और नो? 3 पॉइंट क्लियर हुए? 3 पॉइंट की बात की थी हमने, देखो तीनों पॉइंट यहां देख लिए। पहला, can't be enforced until that event happens, can be enforced only when that event happens, and third, if the event become impossible, क्या हो जाए? Then contract becomes very simple। ठीक है ना? एग्जाम्पल देने इसलिए दिए जा रहे ताकि आपको समझ आए। सेकंड क्या है? सेकंड आयुष का क्वेश्चन था, सर नॉन हैपनिंग बताओ। क्या बताओ? अभी नॉन हैपनिंग से इवेंट नहीं होना चाहिए, नहीं होना। आपने शिप भेजी यहां से सिंगापुर सामान के साथ, शिप का करा लिया इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस का पैसा कब मिलेगा? जब शिप वापस नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कब होगा? जब वापस आ गई, तो सही सलामत सुरक्षित वापस आ गई, क्या पैसे मिलेंगे आपको? क्योंकि रिस्क आपका खत्म हो गया। तो इसमें 2 पॉइंट आएंगे, देखो क्या? पहला, कैन बी एनफोर्स ओनली व्हेन इवेंट डजंट हैपन और बिकम, मतलब इवेंट डजंट हैपन एंड बिकम इम्पॉसिबल, इकट्ठा आ गया यहां पे। तो कैसे? शिप आई नहीं वापिस, मान लो 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, 6 महीने के अंदर शिप आनी चाहिए थी, 6 महीने बीत गए, नहीं आई। क्लियर होगी बात? या 2 महीने बाद ही शिप डूब गई, खबर आ गई है, समझ रहे बात को? शिप डूब चुकी है, अब जो चीज डूब चुकी है क्या वो वापिस आ सकती है? दैट हैज स्ट्रिक्टली बिकम इम्पॉसिबल, तो आपका एनफोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे ही आदमी को खबर आएगी शिप डूब गई, क्या होगी? शिप
वो इंश्योरेंस कंपनी से क्या मांगेगा? पैसे। क्या मांगेगा? क्लेम। सेकेंडली, कांट बी एनफोर्स और बिकम वॉइड इफ दैट इवेंट वापिस आ गई सही सलामत। क्या आप कंपनी से क्लेम कर सकते हो? तो ये उल्टा है, वहां हैपनिंग का था, यहाँ पे हम अगर बड़े ध्यान से बड़ा डिटेल में जाके समझे ना, डजन हैपन या नॉन हैपनिंग में हमारे पास यही एग्जांपल शिप वाला ही आता है कि वापस ना आए वापस। क्योंकि हमें यही तो खतरा है ना, जब भी आप एयर से, इवन एयर से भी होता है ये, एयर से या सी से कोई आप ट्रांसपोर्ट करते हो तो हमें खतरा रहता है कि एयर में क्रैश ना हो जाए, सी में वो पानी में डूब ना जाए, तो हम उसका इंश्योरेंस कराते हैं। अगर वो सही सलामत आ जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, वॉइड हो गया। अब तो इंटरेस्टिंगली कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, वॉइड होता है यहाँ पे। मैंने शिप का कराया, शिप वापिस आ गई, अब उस शिप पे दोबारा तो मुद्दा नहीं उठा सकता ना। अब आपको कैसे दोबारा भेजा, तो दोबारा भेजा, दोबारा इंश्योरेंस कराना पड़ता है। यहां पर एक पर्टिकुलर पीरियड भी इंक्लूड होता है, बट शिप का आना भी इंक्लूड होता है। पीरियड खत्म हो गया या शिप पहले आ गई, जो पहले हो गया कॉन्ट्रैक्ट आपका खत्म हो जाएगा। मान लो 6 महीने का इंश्योरेंस कराया, शिप का 6 महीने का टाइम लिया, या तो शिप शिप 6 महीने से पहले आ जाए कॉन्ट्रैक्ट खत्म, या फिर 6 महीने पहले बीत जाए, वो अलग बात है। 6 महीने तक शिप नहीं आई तो फिर आपको क्या मिल जाएगा? इंश्योरेंस का क्लेम मिल जाएगा। इस तरीके से यहां पर ऐसा नहीं होता कि जैसे हम सोच रहे हैं हमारी मेरी हेल्थ हेल्थ का 1 साल का इंश्योरेंस है तो मैं हर साल उसको रिन्यू कराऊं, राइट? हेल्थ के, लाइफ के, प्लांट के, बिल्डिंग के, मशीनरी के, ये सारे हैपन वाले होते हैं। कौन से होते हैं? शिप का कौन सा होता है? डोर डजन हैपन वाला। देखिए इसमें एग्जांपल है, देखिए मैं लिखवा भी दूंगा एक बार इसको डिटेल में। एबीसी इंश्योरेंस कंपनी ने एक्स का इंश्योरेंस किया, किसका किया? किस चीज का? इफ शिप डजन कम बैक, पहला। इफ शिप डजन कम बैक तो क्या हो जाएगा ये? और शिप अगर वापस आ गई तो क्या हो जाएगा? वेरी सिंपल। इसको थोड़ा आसानी से अच्छे से डायग्राम में बना देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 2, एनफोर्समेंट ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट। यहां पे ना मैं टाइम का एग्जांपल नहीं रहा मेरा, क्योंकि ना मेरा अगला पॉइंट टाइम वाला है, ठीक है? टाइम को अगले मिलेंगे, यहाँ सिंपल सा बनाते हैं। वही दो बंदे बनाते हैं, यहाँ पे मिस्टर ए और यहाँ पर एक्स वाई जेड लिमिटेड मान लीजिए। बेटे बीच में बातें करनी जरूरी है क्या? मेरे से पूछ सकते हो, कोई डाउट है? और पर्सनल बातें करनी है तो क्लास के बाद कीजिएगा, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट बात है तो मैं ये अगर उसको आता लो तो वो यहाँ खड़ा होता और मैं वहां बैठा होता, अभी तो फिलहाल के लिए। यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, चलती क्लास में बार बार यही बताता हूँ, बेटे मेरे से पूछ लो, उधर ना पूछो। बताऊंगा, कोई एग्जाम्पल लिख रहा हूँ तो कुछ करता ही हूँ मैं, या नहीं कर रहा हूँ? लैक ऑफ अटेंशन इसे कहते हैं, मैंने 2 मिनट पहले बताया। शिप वापिस आ गई तो तेरे अलावा सबने सुना है भाई, आएगा ना एग्जाम्पल? टाइम मैंने अभी ना, अच्छा दूसरा टेंशन, एग्जाम्पल 2 लिखते हैं, मैंने बोला टाइम का एग्जाम्पल अभी लेंगे, मेरा आगे आएगा। ध्यान है कहां? ये दोनों बातें मैं बता चुका हूं ऑलरेडी भाई। टॉपिक होने के बाद क्वेश्चन आना चाहिए, चलते टॉपिक में क्वेश्चन उठा दोगे क्या? जो हुआ नहीं उसके बारे में कैसे बता दो? पेपर सर लोग अच्छा ना हुआ तो बता दूं आज ही क्या होगा? मैंने तो नहीं बोला दोबारा देना पड़ेगा, मैंने बोला है क्या? तो मेरे को टॉपिक तो कराना था, बीच में तुम डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे, कैसे पढ़ाऊंगा मैं? और उससे पूछ रहा है, मेरे से पूछ ले यार। जैसे वो बेचारा घर से पहले करके आता है तैयारी, पहला अटेम्प्ट है उसका, +2 उसकी अभी हुई है, मार्कशीट तो यही कह रही है देख। बाकी दूसरे डिटेल में पूछ ले, पुराना है तो मुझे नहीं पता। ऐसे पूछते हैं साथ, मैंने इनको बताया कि साथ वाले को समझने की नलायक है, इन्होंने उल्टा कर दिया, हम नलायक है, साथ वाला इंटेलिजेंट है, इसको सारा कुछ आता है। वो भी तेरी तरह अभी उठ के आया घर से, ठीक बात है? बीच में आवाज ना आए किसी की प्लीज। इंश्योरेंस कराया किस चीज का? शिप का। टाइम का एग्जाम्पल मैं यहां पर नहीं ले रहा, यहां पर सिंपल 2 केस है। पहला केस, सिंपल बात, शिप डज नॉट कम बैक, शिप वापिस नहीं आई, या शिप डूब गई, उसको क्या बोलते हैं? सिंक।
एक ही बात है, स्पेलिंग बताओ फिर। TROW। शिप डूब गई, यानी कि अब इम्पॉसिबल हो गया वापसी आना। क्या हो गया? यह सेकंड केस है बेटे, इधर देखिए, सेकंड केस है। शिप कम्स बैक, वापिस आ गई, क्या होगी? अब आप बताओ दोनों सिचुएशन में क्या होगा। पहले में ये क्या हो जाएगा? एनफोर्सेबल। देखो शिप आई नहीं वापिस, या हमें न्यूज आ गई कि अब शिप वापिस आएगी भी नहीं क्योंकि डूब चुकी है। सेकंड में शिप वापिस आ गई तो क्या इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी? इट विल बिकम वेरी सिंपल। क्लियर हुई बात? नहीं हुई? दो ही केस है, देखो पहले में तीन केस किए थे इम्पोस, इसमें यहां पर देखो डजन वाला और इम्पॉसिबल वाला दोनों इकट्ठे आ गए नॉन हैपनिंग पे। तो इफ दैट इवेंट डजंट हैपन और हैपनिंग बिकम इम्पॉसिबल, देन इट विल बी एनफोर्सेबल, एंड इफ इट हैपन्स देन इट बिकम्स वॉइड। क्या हो जाएगा बेटे वो? वॉइड। डन है? यस और नो? अब थर्ड देखिए, कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट अपॉन कंडक्ट ऑफ सम पर्सन। कह रहा है मेरा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करेगा किसी और के काम पर, मतलब आपके मेरे कॉन्ट्रैक्ट में कोई थर्ड पर्सन भी है, वो अपना काम करेगा तो हमारा काम होगा। अब ये क्या मतलब हुआ सर? एग्जांपल से बताएंगे, पहले आप समझिए। कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है एक्ट ऑफ सम पर्सन, पर्सन डज समथिंग टू मेक दिस एक्ट इम्पॉसिबल, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। और फ्यूचर में भी कंटीजेंसी आती है। अब आपको सर मतलब क्या है? मतलब क्या है, देखिए एक कॉन्ट्रैक्ट है दो बंदों का, बट वो डिपेंड करेगा थर्ड के कंडक्ट पे। किसके कंडक्ट पे? या उन दोनों में से किसी के कंडक्ट पे। अगर वो काम हो गया तो वो एनफोर्स हो जाएगा, अगर वो काम नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा? बट इसके बाद फ्यूचर में भी कंटीजेंसी आ सकती है। फ्यूचर को दो मिनट छोड़ देते हैं, अभी आप समझिए कैसे सर कंडक्ट ऑफ थर्ड पर्सन कैसे होता है। देखिए, ए ने बी को प्रॉमिस किया, होता नहीं फिल्मों में दादाजी बैठे होते हैं, अगर तुम मेरी पसंद की लड़की से शादी करोगी तो मैं सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दूंगा। होता है ना? नहीं होता? फिल्में देखी तुम लोगों ने क्या? हाँ, एक मैं फिल्म देख रहा था, कहते हैं वो दादी दादी आती है, बेटे तुझे ना दादाजी की पसंद की लड़की से शादी करनी पड़ेगी। पुरानी फिल्म में ऐसे होता था, तो बेचारा बेटा मान जाता था। फिर अब आज एक मैं थोड़े दिन पहले एक सीरीज देख रहा था, उसमें कहता है, उसमें दादी कहती है बेटे को, बेटे तुझे ना दादाजी की पसंद की लड़की से शादी करनी पड़ेगी। अब वो बोता बड़ा ऊत था, कहता जब पसंद दादाजी को तो शादी मैं क्यों करूं, उनकी कराओ। मैं अपनी पसंद से करूंगा, उनकी पसंद से क्यों करूंगा। खैर, देखिए ध्यान से, सारे खुश हो गए इस बातें हैं। बेटे जब जायदाद से बेदखल किया हो ना, फिर करनी पड़ती है नहीं। आजकल तो कहाँ बच्चे में पापा की सुनते, दादा की कहां सुनेंगे। पुरानी कहानी है, ठीक है। फिर भी मान लो ए ने बी को कहा, आई प्रोमिस टू पे यू 10 लाख इफ यू मैरिज सी। मैरिज। अब इंटरेस्टिंग बात देखो, सुनो ध्यान से। ए ने बी को कहा कि अगर तुमने सी से शादी की तो तुमको पैसे मिलेंगे, एग्जाम्पल, ठीक है। बट ये बी पे डिपेंड नहीं करता, ये सी पे डिपेंड करता है कि वो करेगी या बी तो कहेगा हाँ मैं कर देता हूं, सी मना करेगी तो। अब दो केस है, पहला सी ने बी से शादी, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? क्या मिल जाएगा? बेटा भी खुश, दादा भी खुश, सब खुश है ना। सी ने बी से शादी की, हाँ बोल दिया। अब सुनो, सी ने किसी और से शादी कर ली, अब कॉन्ट्रैक्ट बिकम इम्पॉसिबल, अब पैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। बट फ्यूचर में कंटीजेंसी है, अभी भी स्कोप है, अगर सी ने आगे डिवोर्स दे दिया तो। सी ने बाद में उसको डिवोर्स दे दिया डी को, तो वापसी बी का नंबर आ सकता। फिल्मों में आता ना, हीरो लौट के आता है लास्ट में। फिल्मों में तो हीरो 20 साल, वीर जा रहा 20 साल बाद भी लौट के आया था। यस बेटे? हाँ, तो पैसों मिल गए, बात की बात है वो तो। कह रहा है मान लो बी से शादी करी, बाद में होता है डिवोर्स। फिल्मों की कहानी यही तो होती है। तुमने देखी नहीं वो फिल्में? मैं दो चार ढूंढ के दूंगा। वो हाँ, ये एक वो मूवी थी, अनिल कपूर की थी, ऐश्वर्या राय के साथ। वो उससे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करता है, कह रहा है कि मेरे पिताजी जाते हैं, मैं शादी करूं, वो उनके ऑफिस में काम करता है, तुम मेरे से शादी कर लो, साल बाद डिवोर्स दे दूंगा मैं तुम्हें, और इतने पैसे दे दूंगा, मैं खुश अपनी जिंदगी में, तुम अपनी जिंदगी में। लोग चालू हैं वो लोग। फिर लेकिन फिल्म है ना, साल के अंदर हीरो हीरोइन को प्यार हो जाता है। ठीक बात है, फिल्म में तो हो ही जाता है, खैर, है ना।
देखो लीगल एग्जाम्पल नहीं है ना हमारे पास इसका, इसलिए लॉ में लिखा हुआ है, लॉ में रिटर्न है। प्रैक्टिकली आजकल आप एग्जाम, मैं सबसे बड़ा एग्जांपल कंटीजेंसी में सिर्फ इंश्योरेंस का लेता हूं। किसका लेता हूं? इंश्योरेंस में आप ऐसा एग्जांपल बनाए से कोई ऐसा इंश्योरेंस देगा नहीं जो कंडक्ट ऑफ अदर पर्सन पे डिपेंड करेगा, इसलिए हमने ओल्ड इनका कहना है कि तो डोमेस्टिक हो गया एग्रीमेंट, बिल्कुल ठीक बात है। अब एक बात बताओ, हमने एक एग्जांपल लिया था, आई वांट टू मैरी यू, विल यू मैरी मी, वो भी डोमेस्टिक था ना, जस्ट उसकी नेचर समझाने के लिए। इस पर लीगली आज की डेट में ऐसा कोई आप बना लो, बना ही सकते, आप क्या बनाओगे? इंश्योरेंस कंपनी कह रही है, अच्छा मतलब ये कहना चाह रहे हो इंश्योरेंस कंपनी कह रही है हम आपको लाइफ इंश्योरेंस देंगे अगर आपको किसी ने उड़ा दिया, तो ऐसे बना सकता हूं, देखा अजीब सा। कंडक्ट ऑफ अदर पर्सन कैसे क्रिएट करूं मैं, और बताओ। ये इंस्टीट्यूट्स ने भी एग्जांपल ले रखे हैं, इसलिए मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं। ये मेरे द्वारा क्रिएट की गई नहीं है, ये शादीशुदी वाले सारे इंस्टीट्यूट बनाता है। लीगल इंश्योरेंस बनी से आप बना सकते ऐसा इंश्योरेंस, आपको इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस दिया, एंड दैट शैल बी एनफोर्स ऑन द कंडक्ट ऑफ अदर पर्सन। अब आपको कोई सर आग लगा दी किसी ने, वो फिर वो हैपनिंग में चला गया, वो यहां क्यों आएगा? हाँ वही तो कह रहा हूं ना, इसलिए एग्जाम्पल कई बार ना इंटरप्रिटेशन समझाने के लिए हमें डोमेस्टिक नेचर का एग्जाम्पल लेना पड़ता है। नहीं एग्जाम में यूज कर सकते हो, एग्जाम इंस्टीट्यूट ने दिया, एग्जाम में भी देता है, हमने थोड़ी बनाया। एग्जाम में आप यूज कर सकते हो। मुद्दा यह है कि ए ने अगर बी को पैसे नहीं दिए तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में केस नहीं कर सकता। यूज तो आप डोमेस्टिक एग्जाम्पल भी कर सकते हो पेपर के अंदर, हर क्वेश्चन की अपनी नेचर है। लीगल एग्जाम्पल हमारे पास कोई और है नहीं, ठीक बात है, तो हमें यही लेना पड़ेगा। ए ने बी को कहा कि आई विल पे यू दिस मनी इफ यू मैरी सी, तो ये बी पर डिपेंड नहीं करेगा, ये सी पर डिपेंड करेगा। अगर सी ने बी से मैरिज कर ली, ठीक है, तो माना जाएगा कि एनफोर्सेबल है, नहीं की तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड। हाँ फ्यूचर में कंटीजेंसी का स्कोप रहेगा, फ्यूचर में कंटीजेंसी का स्कोप रहेगा। कैसे रहेगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में तो केस नहीं करता, बट एज पर दिस एग्जांपल करता है, वैसे लीगली नहीं कर सकता। मैंने उनको ये बात समझा, एग्जांपल क्रिएट करने के लिए क्रिएट किया गया है, एक्चुअल में आप नहीं करते इस बात पे केस। यस, डिवोर्स का इंश्योरेंस कैसा होता है? फिर तो और बंदा शादी के दिन इंश्योरेंस करा ले और फिर झगड़े करें आपस में, उसको पता है डिवोर्स हो गया, मेरे को कुछ देना है नहीं, इंश्योरेंस ऐसे हो गया, इंश्योरेंस कंपनी तो लूट जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। क्या बात कर रहा है? वो तो मेरे को डाउट है मियां अभी नकली डिवोर्स ना करवा लें, इंश्योरेंस लेने के चक्कर में फिर इकट्ठे ही घूम रहे हो। फिल्म नहीं देखते क्या लोग नकली मरने का नाटक कर लेते हैं? और इंश्योरेंस को बड़े वो कहते हैं ना, इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है, कह रहा है आज मैं LIC वाले से मिला। किसे मिला? मुझे पता चला कि मेरे जिंदा रहने के कम फायदे हैं, मरने के ज्यादा फायदे हैं, है ना? ऐसे ऐसे लगता है ऐसे, बेटे इंश्योरेंस वाले आपको रियलाइज करते हैं भाई तू मर जा, तेरे पास सारे सुखी हो जाएंगे, हैं तू ही नहीं कुछ दे रहा। ऐसे ना डिवोर्स का इंश्योरेंस, पता यार उल्टी उल्टी बात है। तू करियो ट्राई अपनी बारी, बताइयो, हम बच्चों को पढ़ा देंगे आगे कुछ हुआ तो, ठीक है ना? अपना इंश्योरेंस करा लो, अपनी बीवी का इंश्योरेंस करा लो, बस काफी है, कि तुम एक दूसरे का सिर पाड़ दोगे। क्लियर बात? डिवोर्स बाद में करेंगे ठीक है तुम्हारा, चले हैं क्या दिन है तुम्हारी? अच्छा, मैं होनी नहीं, क्यों नहीं होनी भाई? नहीं तू कितने समय तक अकेला खुश रहेगा, शायद तो होगी तेरी भी। चलिए आगे ध्यान दे, इसका एग्जाम्पल तो यही चल जाएगा, ठीक है बेटे? क्लियर है बात? ये ना ऐसे ना, ये देखो सारे आपस में लग गए हैं, शादी पे ये होगा होगा, गलत एग्जाम्पल ले लिया। बेटे हो जाएगी शादी जब होनी होगी, ठीक है? अभी इधर ध्यान दीजिए, अभी आपका फोकस अपने कोर्स पे होना चाहिए। वंशी का क्या बात होगी बेटे? शादी भी आना है किसकी? चले डन है। फोर्थ 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 जो अभी फिक्स टाइम वाला गया, कौन सा आ गया? हैपनिंग ऑफ सम इवेंट इन फिक्स टाइम। देखो हैपन होना जरूरी नहीं है, फिक्स टाइम भी जरूरी है। आपका ना जितने भी इंश्योरेंस होते हैं हेल्थ वाले या स्ट्रोक्स वाले, वो 1 साल के होते हैं, फिर रिन्यू कराना पड़ता है। अब 1 साल के अंदर आग लगी तो पैसे देंगे, मान लो 1 साल बाद रिन्यू करा ले, दोबारा साल चालू हो जाएगा। आपने रिन्यू नहीं कराया तो आपका इंश्योरेंस 12 महीने का है, आप रिन्यूअल कराना भूल गए और 14वें महीने में जाके आग लगी, क्या आपको इंश्योरेंस मिलेगा? क्योंकि उसका पीरियड क्या हो चुका है, फिक्स। देखिए ध्यान से,
इवेंट हैपन इन फिक्स टाइम इन इवेंट हैपन इन, तो क्या हो जाएगा? इवेंट डजंट हैपन विद इन फिक्स टाइम और बिकम, तो क्या हो जाएगा? समझाता हूं कैसे, देखिए। देखो फोर्थ का एग्जांपल ले रहा हूं, थर्ड का तो आप ऊपर से ही देख लेंगे, किसका ले रहा हूं मैं? देखिए बड़े ध्यान से, हैपनिंग ऑफ इवेंट इन फिक्स टाइम, हैपनिंग ऑफ इवेंट इन, बच्चे ध्यान से देखेंगे प्लीज, ए और एक्स वाई जेड लिमिटेड, इन्होंने क्या दिया? एक दूसरे इंश्योरेंस लिया ए एक्स वाई जेड से, ए ने किस चीज का इंश्योरेंस है बेटे? कार ले लेते हैं, क्या लेते हैं? फॉर 12 मंथ्स, कब का? अब देखो तीन केस बनाता हूं, बड़े ध्यान से देखना बेटे, तीन केस बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। हैपनिंग है तो कार का क्या होना चाहिए? एक्सीडेंट होना चाहिए ना, यही बात रहे हो आप। पहला, एक्सीडेंट हैपन्स विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने में क्या हो गया? एक्सीडेंट। सेकंड, एक्सीडेंट डज नॉट हैपन विद इन विद इन 12 मंथ का मतलब 12 महीने के बाद हुआ। समझ रहे बात को भी? ये ना कह रहा कि कैसे 12 महीने में, मतलब लिख देता हूं चलो ये भी मैं, इसके ऊपर भी तुम पूछ सकते हो, हैपन्स आफ्टर 12 मंथ्स, राइट। और थर्ड, बिकम्स इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल कैसे? मान लो ही सेल्स हिज कार, डन है। अब ध्यान देखना, 12 महीने में हो गया तो बच्चे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? और इन दोनों केसेस में ये क्या हो जाएगा? सिंपल। समझे बात? नहीं समझे? अगर वो इवेंट फिक्स टाइम में हो गया तो एनफोर्सेबल है, वो फिक्स टाइम में नहीं हुआ या इम्पॉसिबल बन गया तो वो क्या है बेटे? वॉइड। क्लियर है बात? ये सर नो? गिन के 6 पॉइंट है, 4 मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, कोई दिक्कत यहां तक? तुक्का मारो अगला क्या होगा? हाँ एग्जैक्टली, नॉन हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम। अब हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम पढ़ चुके, अब क्या हुआ? अब हम बताएंगे केतन को कि शिप अगर टाइम पे ना आई तो क्या होगा, ठीक है? और ये मैं बताऊंगा, कौन बताएगा? हाँ वो नहीं बताएगा, कौन? हर्षित। चलिए, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल अपॉन नॉन हैपनिंग विद इन, अब देखो शिप वापस नहीं आएगी, इसका इंश्योरेंस भी मान लो 6 महीने का होता है, 4 का, साल का। पहला, इवेंट डजंट हैपन बिफोर फिक्स टाइम और इवेंट हैपन आफ्टर, तो भी क्या हो जाएगा? और अगर फिक्स टाइम में हो गया तो वॉइड। अब आपको ये मतलब क्या? 6 महीने में शिप आनी चाहिए, कितने महीने में? 6 महीने में नहीं आई, या 6 के, एक ही बात हुई ना, 6 महीने में आनी चाहिए, शिप 6 महीने में नहीं आई तो एनफोर्सेबल है। आ गई लेकिन 6 के, इंश्योरेंस 6 महीने तक ना आने का था ना, आई तो बाद में, नेगेटिव सोचना है इसको। हमने कहा था 6 महीने में नहीं आनी, तो 6 महीने में नहीं आई, ओके है। आ गई मगर 6 महीने के, 6 में तो नहीं आई ना, तो भी एनफोर्सेबल। और 6 में आ गई तो, और डूब गई तो, तीन केस बन गए। डजंट हैपन विद इन फिक्स टाइम, हैपन आफ्टर द फिक्स टाइम और बिकम, तीनों में क्या हो जाएगी? एनफोर्सेबल। समझ रहे बात को? मैं लिखवाता हूं, समझाता हूं कैसे, देखिए। इसमें उल्टा सोचना, नेगेटिव एग्जांपल है ना, नहीं होना चाहिए, काम होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आपको शिप को नहीं लाना। समझ रहे बात को? अभी समझाता हूं बेटे, अभी समझाता हूं, रुकिए। एनफोर्सेबल ऑन नॉन हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम। यहां पर ए एक्स वाई जेड लिमिटेड शिप का इंश्योरेंस है, शिप का
कितने टाइम का? लेट्स से 6 मंथ का। कितने मंथ का? अब सब ध्यान से, 4 केस बनाता हूं मैं। पहला केस, शिप कम्स बैक विद इन 6 महीने में आ गई। बाद में बात करेंगे, अभी नाम लिख देते हैं, ठीक है। सेकंड, शिप डजंट कम बैक विद इन 6 मंथ, राइट? या शिप कम्स बैक बट आफ्टर 6 मंथ, या लास्ट, डूब गई शिप। ओ था, ये था, शिप ड्रोन्स इन सी। यानी कि अब ये क्या बन गया है? इम्पॉसिबल। क्या बन गया है? अब समझाइए सर क्या होगा। पहला केस, शिप वापिस आ गया, शिप वापिस, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया आपका? पक्की बात है, वॉइड बन गया। अगर नहीं आया, या 6 महीने बाद आया, या इम्पॉसिबल हो गया, तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? यस, हुआ क्लियर जो पूछ रहे थे? समझे? शिप 6 महीने के इंश्योरेंस पे नहीं वापिस आना चाहिए। आ गया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। नहीं आया या डूब गया कि कभी नहीं आएगा, या आया मगर लेट आया, 6 महीने के बाद आया, तो भी वो क्या हो जाएगा? एनफोर्सेबल। क्या हो जाएगा? एनफोर्सेबल। समझ गए बात को? यस, बताइए, कोई डाउट? बेटे वो जान के थोड़ी डिले करेगा, शिप तो वहां से चला है, चलने के बाद रास्ते में समय लगना, उसने थोड़ी बोला कि लेट भेजना। अगर वो फ्रॉड करेगा तो इंश्योरेंस कंपनी पकड़ नहीं लेगी। शिप का टाइम रास्ते में है, समुद्र में तूफान आ गया, समझ रहे बात को? ऐसे काम होता है ना, वो जान के थोड़ी वहां से लेट मंगवाएगा। इंश्योरेंस कंपनी चलने की डेट से काउंट करेगी उसको, या इंडिया से जाने की डेट और वापसी आने की भी काउंट करेगी, दोनों। इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस वाले इतनी वो लेते हैं, आप मानो वेरिफिकेशन, कैसे मान लेंगे आप अब देखो, फ्रॉड करने वाला तो फ्रॉड जीनियस ही होता है, कर सकता है। लोग जिंदा आदमी को मरा दिखा के इंश्योरेंस करा लेते हैं। आजकल तो बड़ा शानदार हो गया, पहले क्या था, मैंने खुद अपनी लाइफ में एग्जाम्पल देखा है। हेल्थ इंश्योरेंस, क्या बीमारी पे हेल्थ इंश्योरेंस मिलना है भाई साहब? अब पहले से आप बीमार हो तो आपको नहीं वो चेक होता है, तो बंदे ने हॉस्पिटल में सेटिंग की, जो बंदा बीमार है उसका चेकअप नहीं कराया, उसके बच्चे का चेकअप करा दिया, और अंकल ऑलरेडी बीमार था, 4 महीने बाद एडमिट हो गया, अंकल को पूरा क्लेम मिल गया। अंकल अगर खुद चेकअप कराने जाते तो उनको इंश्योरेंस मिलता ही नहीं, इतनी बीमारियां ऑलरेडी थी। अब तो फिर भी इंश्योरेंस कंपनी बीमारियों पर देने लगी, पहले कम देती थी। अगर आपको ज्यादा बीमारियां हैं तो आपको इंश्योरेंस नहीं मिलता था। वो देखो ऐसे भी कर, फ्रॉड करने वाला तो कुछ भी कर ले। देखो आपने तो फिर लो को घुमा दिया ना, हम तो बता रहे हैं जो लो में लिखा है। अब लो को मैनुपुलेट करना है, मॉडिफाई करना है, वो तो आपका काम है। उसको चीटिंग मानो या फ्रॉड मानो या टैलेंट मानो, वट कुछ भी है। देखो जो फ्रॉड करता है उसको तो लगता है कि मेरा टैलेंट है, जिसके साथ होता है वो फ्रॉड मानता है ना। फ्रॉड करने वाला तो अपना टैलेंट समझता है उसको, राइट? क्लियर है बात? यस और नो? वेरी लास्ट पॉइंट, 6th पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ सम इम्पॉसिबल इवेंट। कंटीजेंट मतलब जो फ्यूचर में हो सकता है, कंटीजेंट मतलब जो, और इवेंट ऑलरेडी क्या है, तो कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही क्या है? एब इनिशियो का मतलब, इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपने कोई ऐसा काम कहा जो कि हो ही नहीं सकता, तो फिर वो हमेशा ही क्या है? चाहे, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, चाहे इम्पॉसिबिलिटी आपको पता है या नहीं पता है। आप ना रशिया से कोई सामान मंगवाने का सोच रहे हो, और वो गवर्नमेंट ने अलाउ ही नहीं कर रखा, गवर्नमेंट ने अलाउ, बैन है, क्या है? आपको चाहे पता है चाहे नहीं पता। मैंने कहा जिस दिन रशिया से मेरा ये माल आ जाएगा मैं आपको 50 लाख दूंगा। दूंगा मतलब कंटीजेंट ऑन हैपनिंग, हैपनिंग क्या, रशिया से सामान आएगा। अब सामान आइंस तक गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, तो शुरू से ही क्या है? आप ये कहोगे कि हमको पता थोड़ी था, चाहे पता था या नहीं पता था। इनफैक्ट इसको आप बायलेटरल मिस्टेक में भी लेके जा सकते हो, दोनों पार्टी को गलती लग रही है तो भी वो वही है, तो भी क्या है? जो काम हो ही नहीं सकता वो हमेशा से क्या है? ये लैटिन शब्द है एब इनिशियो, क्या है? इसका मतलब होता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, पहले दिन से ही वो क्या है?
तो यहाँ पर एक जितना अब तक हमने लो पढ़ा एक बढ़िया चीज निकली, क्या इम्पॉसिबल इवेंट, चाहे रेगुलर में हो चाहे कंटीजेंसी में, दोनों में ही क्या है वो, जो काम हो ही नहीं सकता तो वो हो ही नहीं सकता कभी, तो वो शुरू से ही क्या है, वॉइड। क्लियर है बात, यस और नो? कोई भी ऐसा काम करना जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब लीगल की जगह डोमेस्टिक एग्जांपल ले लेता हूं, है ना? दो एग्जांपल डोमेस्टिक था, फिर आर्यन ये ना बोले डोमेस्टिक लिया। आर्यन की गर्लफ्रेंड ने आर्यन से कहा, चांद तारे तोड़ के लाओगे तो मैं तुमसे शादी करूंगी। अब चांद तारे तो आने से रहे, शादी भी होने से रही, इस हिसाब से तो ये शुरू से ही क्या है। अब आर्यन तो लो पढ़ रखा है, तो बोल देगा एज पर प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, चांद तारे तो आने से, इट इज एन इम्पॉसिबल एक्ट एंड देयरफॉर इट इज वॉइड। तुम्हारी शादी की कोई और शर्त है तो बता दो, ये तो होगी नहीं, है ना? ठीक बात है, तो इट इज वॉइड। 6 पॉइंट हो गए कितने? पहला क्या था? एनफोर्सेबल ऑन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट, सेकंड एनफोर्सेबल ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट, एनफोर्सेबल ऑन कंडक्ट ऑफ सम अदर पर्सन, फोर्थ हैपनिंग इन फिक्स टाइम, नॉन हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम, एंड लास्ट वन इम्पॉसिबल इवेंट। एंड इम्पॉसिबल वाला बेटे शुरू से क्या होगा? क्लियर यहां तक? एक बार लिखिए फिर इनके डिफरेंस। दिस इज कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि यहां पर क्या होता है, आप लोगों ने वेजरिंग पढ़ा था, याद है आपको वेजरिंग? ये अभी एक बार नोट कर ले, फिर वेजरिंग और कंटीजेंट का डिफरेंस समझते हैं, क्या फर्क है दोनों में, ठीक है? चलिए एक बारी बातें नहीं करेंगे, चुपचाप लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिख लिया था शायद हमने ना लास्ट क्लास में, फर्स्ट तो लिखा हुआ है, सेकंड से लिखे एग्जाम्पल लिखे, साथ साथ बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, आप आराम से समझ आ जाएंगे, बच्चों का टाइमिंग मिसमैच हो जाएगा, आप बाद में लिखना, ठीक है?
लिया? चलिए, 4 एग्जाम्पल दिए ना, एक एग्जाम्पल बीच में था और 6 का तो एग्जाम्पल इम्पॉसिबल का दिया नहीं ना हमने। जो इम्पॉसिबल है उस पर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट ही नहीं होता तो क्यों देना उसको ना। चलिए, यहाँ पर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक होमवर्क है आपके लिए। फोर टू 5 पॉइंट्स करेंगे आप। डिफरेंस बिटवीन कंटीजेंट एंड वेजरिंग। चलिए, टॉपिक यहीं पर क्या होता है आज का। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय श्री राम, जय माता दी।